नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए अपने इस विशेष बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। हरिद्वार में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। एमएसएमई सेक्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया बूस्ट। सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता की मंजूरी। अटल पेंशन योजना 2030-31 तक जारी रहने पर लगी मोहर। दावोस में भारत की धमक। वैश्विक मंच से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताया भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भरोसा। पिछले एक दशक में देश में हुए अभूतपूर्व परिवर्तनों को बताया कारगर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अच्छी ट्रेड डील के दिए संकेत। कहा पीएम मोदी के लिए बहुत सम्मान। यूरोपीय देशों पर प्लान्ड ग्रीनलैंड लिंक टैरिफ नहीं लगाने का फैसला। यूरोपीय संघ ने रोकी यूएस-ईयू ट्रेड डील। और भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टी20 में 48 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज में भारत ने ली 1-0 की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वे हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे शांति कुंज स्थित गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे। इसके अलावा वे बैरागी द्वीप पर परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप शताब्दी वर्ष पर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह 2026 में शामिल होंगे। दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता भवन, स्वर्गाश्रम में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने गीता प्रेस के योगदान की सराहना की। गृह मंत्री के मुताबिक भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की भूमिका ऐतिहासिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दे दी है। ये 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 3 चरण में निवेश की जाएगी। इक्विटी पूंजी निवेश के बाद 2028 के अंत तक लगभग 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जोड़े होने की उम्मीद है। एमएसएमई मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 6.90 करोड़ एमएसएमई द्वारा कुल 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को जारी रखने, प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता को 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए लाखों निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करने का सरकार का लक्ष्य है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच पर भारत ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की है। दुनिया भर को भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का भी एहसास कराया गया है। साथ ही निवेशकों के भारत में निवेश के सुनहरे मौकों से भी अवगत कराया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्ष में 6 से 8% की दर से आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार
सहकारी संघवाद के सिद्धांत के साथ काम कर रही है। इसमें केंद्र और राज्य मिलकर आपसी सहयोग से कार्य कर रहे हैं। दावोस से भारत का साफ संदेश है कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एआई, टेक्नोलॉजी और निवेश का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक औपचारिक पत्र लिखकर कड़ा संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई केंद्रों पर पुख्ता कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा है। कानून व्यवस्था के साथ साथ चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को एसआईआर के काम के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भी याद दिलाई है। चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन को स्पष्ट रूप से सतर्क किया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ या उनमें कोई कोताही बरती गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ के कार्यालय को निर्देश दिया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सूची इस शनिवार तक प्रकाशित की जाए। ये सूची पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और उपमंडल स्थित अन्य सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शित की जानी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद प्रदेश इकाइयों के अपने पहले दौरे के क्रम में नितिन नबीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे 27-28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कोलकाता में होने वाली इस बैठक में नितिन नबीन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न केवल जीती हुई सीटों को बरकरार रखने पर मंथन करेंगे, बल्कि अन्य नई सीटों पर जीत की रणनीति भी बनाएंगे। इसके साथ ही टीएमसी के कथित उत्पीड़न और घुसपैठ जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ममता सरकार को घेरने का ब्लूप्रिंट भी साझा करेंगे। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के ठीक अगले ही दिन यानी 21 जनवरी को नितिन नबीन ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्षों ने अपने प्रदेश में पार्टी संगठन की स्थिति और संभावनाओं की जानकारी नितिन नबीन को दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच शानदार व्यापारिक समझौता होगा। ये बात उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के दौरान कही। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि वे एक अच्छे इंसान और उनके दोस्त हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच एक अच्छा समझौता होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। दोनों देश व्यापार वार्ता जारी रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। वहीं यूरोपीय संसद ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड के अधिग्रहण की मांग और उनके इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले यूरोपीय सहयोगियों पर टैरिफ लगाने की धमकी के विरोध में अमेरिका के साथ व्यापार समझौता स्थगित करने का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ की संसद ने अमेरिका से आयात होने वाले कई सामानों पर लगने वाले आयात शुल्क हटाने से जुड़े विधायी प्रस्तावों पर बहस के दौरान ये निर्णय लिया। ये प्रस्ताव जुलाई के अंत में स्कॉटलैंड के
टर्नबेरी में हुए समझौते का एक अहम हिस्सा है। और भारत ने न्यूजीलैंड को पहले T20 मुकाबले में 48 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। नागपुर में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 238 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड टीम 190 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद में 84 और रिंकू सिंह ने 20 गेंद में 44 रन की धमाकेदार पारी खेली। वहीं वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे को 2-2 विकेट मिले। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 32 और हार्दिक पांड्या ने 25 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे को 2-2 विकेट मिले। वहीं अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। न्यूजीलैंड से जैकब डफी और काइल जैमिसन ने 2-2 विकेट लिए। बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड टीम से ग्लेन फिलिप्स ने 78 और मार्क चाप ने 39 रन बनाए। दूसरा T20 रायपुर में 23 जनवरी को खेला जाएगा। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।